हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि हम पढ़ रहे थे सेल के बारे में। तो सेल के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं और हमने लास्ट टाइम पढ़ा था यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, जिसमें हमने क्या जाना था, हमने न्यूक्लियस के बेसिस पे यहाँ पे देखा था। अगर यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और न्यूक्लियस क्लियर दिखाई देता है, तो हम उसे क्या कह रहे हैं, यूकैरियोटिक कह रहे हैं। अगर यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है तो न्यूक्लियस यहाँ पे स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा है और उसे हम क्या कह रहे हैं, प्रोकैरियोट्स कह रहे हैं, यानी कि प्रिमिटिव टाइप की ये सेल होती है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे साइटोप्लाज्म की। आप ध्यान रखिए, सीक्वेंस ध्यान रखिए, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने कहा है जो कोशिका का जो ऑर्गेनाइजेशन है, सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग को हमने क्या कहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा है या सेल मेम्ब्रेन कहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने किसके बारे में बात किया था, जो सेल वॉल है। तो सेल वॉल की बात हम तब करेंगे जब हम पर्टिकुलरली प्लांट सेल को पढ़ रहे होंगे। हमने कहा ये सेल है हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, जिसे हम कोशिका द्रव कह रहे हैं। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी जो सेल मेम्ब्रेन है उसे हमने पढ़ लिया है, न्यूक्लियस को हमने पढ़ लिया है। साइटोप्लाज्म की हम बात करें, हमने कहा साइटोप्लाज्म सेल के अंदर एक द्रव होता है, एक क्या होता है, लिक्विड होता है। और उस लिक्विड में क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होती हैं जिनका जो काम होता है वो अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे क्या है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसने पूरी सेल को कवर किया होता है न्यूक्लियस के अलावा, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है, यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन से क्या होता है, कवर्ड होता है। जो यहाँ पे क्या होगी, जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर जो आवरण होता है उसकी वजह से क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म है वो पूरा क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस अलग रहता है। तो ये बात की थी हमने साइटोप्लाज्म के बारे में। अब बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, कोशिका अंगकों के बारे में। हमने क्या बात की, हमने कहा कि यहाँ पे जब हमने सेल को देखा, तो यहाँ पे बहुत सारे अंगक होंगे, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे होंगे, कुछ इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की संरचना होगी जिसे हम कोशिका अंगक कह रहे हैं। और हमने कहा है कि जो कोशिका अंगक होते हैं उनका अलग अलग कार्य होते हैं। कहीं पे प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, कहीं पे फैट का निर्माण हो रहा है, कहीं पे ऊर्जा का संचयन हो रहा है, कहीं पे प्रोटीन की पैकिंग हो रही है, कहीं पे जो सेल है, सेल में जो उत्सर्जी पदार्थ है उनका निपटन हो रहा है। तो अलग अलग जो कोशिका अंगक है, अलग अलग जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, वो अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या बात की थी, हमने कहा था in case of eukaryotic organism the cells contain organelles that have their own membranes apart from the overall cell membrane of the cell। अब हमने यहाँ पे क्या कहा था, जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं उनमें अपनी क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, यानी कि वो कवर होते हैं। हमने बात की है यहाँ पे, सेल की। हमने कहा है सेल क्या है, सेल एक आवरण से घिरा हुआ है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, बहुत सारी ऑर्गेनेल्स हैं इस प्रकार से। तो ये जो ऑर्गेनेल्स हैं, ये कोशिका अंगक है, ये भी आवरण से घिरे हुए होते हैं। यही हमने यहाँ पे पढ़ा है कि यहाँ पे हमें यही बताया गया है कि जो सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं ये क्या होती हैं, एक आवरण से, इनके पास क्या होती है, इनका एक अपना मेम्ब्रेन होती है, एक आवरण से ये घिरी हुई रहती है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब आपको कुछ एग्जाम्पल बताए गए हैं कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं। आपने कहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसे हम ER लिखते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, गोल्जी उपकरण होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइसोसोम, रिक्टिकाएं, ये सभी क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स के एग्जाम्पल हैं। अब एक एक करके हम ये जो ऑर्गेनेल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे इनका क्या क्या फंक्शन होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, ER के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम शॉर्ट में ER लिखते हैं। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो दो प्रकार का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या बात चल रही है देखिए, हमने बात की है यहाँ पे ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो प्रकार का होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब नाम ही हमें बता रहा है कि एक जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी वो रफ होती है, टच करने में कैसी होगी, आपको रफ सी लगेगी, दिखने में आपको रफ सी लगेगी।
और एक कैसी होती है, स्मूथ होती है दिखने में। इसका मतलब अगर ये अलग अलग हैं, अगर अलग ये दिखने में अलग अलग हैं हमने कहा, तो इनका फंक्शन भी अलग अलग होता होगा। उससे पहले हमें क्या जाना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं। अगर दो अलग अलग प्रकार हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, तो उनके क्या क्या अलग अलग कार्य होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, द स्ट्रक्चर ऑफ द ईआर। ईआर का मतलब समझिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो रही है। जहां पे भी ईआर आएगा, ईआर का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप जब अपना आंसर लिख रहे होंगे तो आपको पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरा लिखना है। उसके बाद आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पे आपने पूरा लिखा है, आप ब्रैकेट में ईआर लिखेंगे, और उसके बाद जहां पे भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा वहां पे आप ईआर उसे लिख सकते हैं। तो क्या बात की हमने कहा, द स्ट्रक्चर ऑफ द ईआर इज क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कह रहा है कि कुछ कुछ इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो संरचना है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसे ही होती है। क्यों होती है? It is a network-like structure that consists of membrane-bound tubes and sheet। यानी कि ये कह रहा है कि जो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसकी जो संरचना है वो कुछ कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी होती है, क्योंकि ये क्या होता है, कुछ ट्यूब से इसका निर्माण होता है। क्या बात की, यार की संरचना काफी हद तक प्लाज्मा झिल्ली के समान है। यह एक नेटवर्क जैसी संरचना है जिसमें झिल्ली से बंधी ट्यूब और चादरें होती हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं। सबसे पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे, तो कल हमने यहाँ पे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की बात की थी। यहाँ पे जो नाम है आपको क्या करने हैं, ये यूकैरियोटिक सेल है और ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखने हैं, नाम में चेंजेस हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल हमारे पास आती है, ढूंढिए कि यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे लिखा है। तो आप देखेंगे कि दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें मिल गए हैं। ये क्या है, आरईआर है, ये एसईआर है। आरईआर का मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एसईआर का मतलब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए कहाँ पे है, हमने कहा ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर कुछ इस प्रकार की संरचना आपको दिख रही है, ये न्यूक्लियस है इस प्रकार से, और इसके बाहर आपको किस प्रकार की संरचना दिखी, कुछ इस प्रकार की, इस प्रकार की आपको ये संरचना दिखी है। फिर ये जो संरचना है ये आगे भी चलती रहती है। ये संरचना फिर आगे की ओर बढ़ती चली जा रही है। इस प्रकार की संरचना हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब आप देख रहे हैं कि दो प्रकार के जो हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रहे हैं, इनकी संरचना में भी थोड़ा डिफरेंस है। अगर हम यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, तो यहाँ पे आपको कुछ छोटे छोटे बीजनुमा संरचना दिखाई दे रही है, और ये हमें बता रहे कि ये कैसा है, रफ है। क्या होते हैं ये बीजनुमा संरचना, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर आपने क्या देखा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई बीज जैसी संरचना आपको नहीं दिखाई दे रही है, तो दिखने में ही कैसा है, ये स्मूथ है। अब आपको क्या करना है, जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। पहले पूरी ये क्या है, सेल है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको क्या बनाना है, एक न्यूक्लियस बना देना है। न्यूक्लियस के जस्ट बाहर आपको ये भी पूछा जा सकता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ होता है। आपने क्या कहा कि जो यहाँ पे न्यूक्लियस है उसके जस्ट बाहर जो संरचना इस प्रकार की पाई जा रही है, कैसे है, ये ट्यूब लाइक संरचना है, ट्यूब जैसी संरचना है, उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे क्या है, सेल ऑर्गेनेलीज हैं, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। चलिए, अब हमने कहा है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो प्रकार का होता है, यही चीज आपको फिर बताई गई है। टू टाइप्स ऑफ ईआर, रफ ईआर एंड स्मूथ ईआर। दो प्रकार के हमारे पास क्या आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आते हैं। कौन कौन सा है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। आपको क्या बताया गया है, रफ ईआर कंटेन्स राइबोसोम्स। अब आपको ये बताया गया है कि जो यहाँ पे रफ ईआर होता है, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसमें राइबोसोम्स होते हैं। अब आपको ये समझ आ गया है कि जब हमने इमेज को देखा था, जब हमने यहाँ पे इमेज को देखा और हमें ये छोटे छोटे दाने दिखाए, ध्यान दीजिए, ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जहाँ पे आपको छोटे छोटे दाने नुमा संरचना दिखाई दे रही है। क्या है ये, राइबोसोम्स हैं।
तो हमें ये पता चल गया है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या लगे होते हैं, राइबोसोम्स लगे होते हैं। ठीक है, आगे क्या बात की हमने कहा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम contains ribosomes that are responsible for the manufacturing of protein in the cell। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखनी है कि रफ ईआर में राइबोसोम्स होते हैं। अब राइबोसोम्स का क्या कार्य है, जो कोशिकाओं में प्रोटीन के निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं। आपको क्या बताया गया था, प्रोटीन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारे शरीर के रखरखाव के लिए, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। उस प्रोटीन का निर्माण कहाँ से होगा, आपने कहा राइबोसोम से होगा। ध्यान रखिए, कहाँ से हो रहा है, राइबोसोम से हो रहा है। ये राइबोसोम्स कहाँ पे होते हैं, हमने कहा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होते हैं। कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे है, इसीलिए हम इसे रफ कह रहे हैं। आपने देखा, आपने कोई भी चीज ली और वहां पे आपने क्या किया, एक जैसे कि आपने तरबूज लिया, तरबूज में छोटे छोटे बहुत सारे बीज लगे होते हैं, हमने कह सकते हैं कि ये क्या है, रफ है। हम ये कह सकते हैं कि जो पूरा तरबूज है वो क्या है, यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और जो बीज है वहां पे वो क्या है, राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आप चीजों को रिलेट करते चले जाएंगे। आप एग्जाम्पल में वहां पे तरबूज का एग्जाम्पल नहीं लिख करके आएंगे, मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि आप रिलेट कर पाए यहाँ पे कि किस प्रकार से राइबोसोम्स यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लगे होते हैं, इसीलिए हम उन्हें क्या कह रहे हैं, यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं। राइबोसोम्स का क्या फंक्शन होता है, हमने कहा प्रोटीन का निर्माण करना यहाँ पे राइबोसोम्स का फंक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बात की यहाँ पे हमने, नेक्स्ट है दे गिव अ रफ टेक्सचर टू द सेल्स, यानी कि वे कोशिका को एक खुरदुरी बनावट देते हैं। कौन, किसकी बात चल रही है, राइबोसोम्स की बात चल रही है कि जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोटीन का भी निर्माण कर रहे हैं और सेल को वो एक खुरदुरी संरचना दे रहे हैं, क्योंकि वहां पे क्या है, छोटे छोटे बीजनुमा संरचना में हमें वो दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट लाइन क्या कहती है, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चर्स फैट और लिपिड इन द सेल्स विच अलाउ द फंक्शनिंग ऑफ द सेल्स, यानी कि जो चिकनी ईआर होती है या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, वसा या लिपिड का निर्माण करती है जो कोशिका को कार्य करने की अनुमति देती है। अब आपको ये पता चल गया है दोनों में क्या डिफरेंस था। हमने बात की थी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। हमने कहा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या कर रहा है, उसमें राइबोसोम्स होते हैं और प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। हमने कहा यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फैट या फिर लिपिड का फॉर्मेशन हो रहा है। दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया है यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, अब देखेंगे कि इनके अलग अलग से क्या फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले आरईआर को हम देखेंगे, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम देखेंगे। हमने कहा दीज आर रफ ऑन द आउटसाइड एंड आर लिंक टू राइबोसोम्स, ये बात हम कर चुके हैं। प्रोटीन सिंथेसिस कैरिड आउट बाय दी सेल, ठीक है, ये भी बात हम यहाँ पे कर चुके हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हमने क्या बात की है, दीज आर स्मूथ ऑन द आउटसाइड एंड हैव अ नथिंग टू डू विद राइबोसोम्स। ठीक है, ये कह रहा है कि राइबोसोम से इनका कोई लेना देना नहीं होता है। राइबोसोम कहाँ पे पाए जाएंगे, आरईआर पे पाए जाएंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाए जाएंगे, और प्रोटीन का फॉर्मेशन भी वही होगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का राइबोसोम से कोई लेना देना यहाँ पे नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, इट एड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे फैट मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट हमने क्या बात की है, ऑल्सो नोन एज lipid. It also aid in the detoxification of a variety of toxins and medicines. अब क्या क्या बातें बताई गई हैं एससीआर के बारे में, आपने देखा ये बाहर से चिकने होते हैं और इनका राइबोसोम से कोई लेना देना नहीं होता है। यह वसा अणुओं का उत्पादन में सहायता करते हैं जिन्हें लिपिड भी कहा जाता है। यह विभिन्न प्रकार के विषाक्त पदार्थों और दवाओं के विषहरण में भी सहायता करते हैं। अब क्या कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं कि डिटॉक्सिफाई भी कर रहे हैं सेल को। सेल में कुछ ऐसे विषाक्त अगर पदार्थ होते हैं तो एससीआर क्या करेगा, यहाँ पे जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करेगा। तो ये आपने जाना यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में और उसके प्रकार के बारे में। चलिए, अब अलग से फंक्शन की अगर बात आएगी तो हमने क्या कहा, सबसे पहले हम यहाँ पे फंक्शन देखते हैं लिपिड और प्रोटीन का।
ये हम जान चुके हैं यहाँ पे कि जो SER है या फिर RER है वो क्या क्या यहाँ पे काम कर रहा है। हमने कहा कि RER यहाँ पे क्या करेगा, प्रोटीन को बना रहा है, SER यहाँ पे क्या करेगा, लिपिड को बनाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं लिपिड और प्रोटीन के फंक्शन हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमने क्या कहा, प्रोटीन्स एंड लिपिड सिंथेसाइज्ड ऑन ER आर यूज्ड फॉर मेकिंग सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब यहाँ पे कंबाइंडली कहा गया है कि जो प्रोटीन का निर्माण होता है और फैट का निर्माण होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। इन दोनों का क्या काम है, सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान दीजिए। हमने क्या कहा कि ये सेल मेम्ब्रेन के निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे और आप देखेंगे सेल मेम्ब्रेन का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, तो आपने वहाँ पे क्या देखा, फॉस्फोलिपिड बायलेयर की, फॉस्फोलिपिड की लेयर से बनी होती है हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पे क्या है, लिपिड भी इन्वॉल्व है। नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमने कहा दिस प्रोसेस इज नोन एज अ मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का क्या मतलब है कि मेम्ब्रेन का जहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा प्रोटीन कैन एक्ट एज एन एंजाइम, प्रोटीन एज ए एंजाइम भी कार्य करता है। नेक्स्ट हमने क्या कहा, बोथ प्रोटीन एंड लिपिड कैन एक्ट एज अ हार्मोन। ठीक है, ये फंक्शन है प्रोटीन और लिपिड के। अब अगर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन के बारे में पूछा जाए तो काफी सारे फंक्शन आपने अभी तक पढ़ लिए हैं। क्या क्या बात आपने की है, आपने कहा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ minerals between different parts of a cytoplasm and also between the nucleus and cytoplasm। क्या कह रहा है, ट्रांसपोर्टेशन सबसे पहले यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स विच आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स ऑन RER। यहाँ पे फोल्डिंग हो रही है, प्रोटीन की पैकेजिंग हो रही है। ठीक है, कहाँ पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, क्योंकि वहीं पे प्रोटीन का निर्माण हो रहा है राइबोसोम्स के द्वारा। अब डिटॉक्सिफाइंग हो रहा है यहाँ पे। अब ये कहाँ की बात चल रही है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात यहाँ पे चल रही है। चलिए यही सेम चीज हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। आपने लिपिड और प्रोटीन के कार्य यहाँ पे देखे हैं। अगर हम यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य के बारे में पढ़े तो क्या चीजें हमने पढ़ी, हमने कहा साइटोप्लाज्म के विभिन्न भागों के बीच तथा केंद्रक और साइटोप्लाज्म के बीच सामग्री का परिवहन करते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य परिवहन भी है। किन किन के बीच में हो रहा है ये भी आपको ध्यान रखना है, साइटोप्लाज्म के विभिन्न भागों के बीच और केंद्रक और साइटोप्लाज्म के बीच, यानी कि जो न्यूक्लियस है और जो साइटोप्लाज्म है उसके बीच जो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और साइटोप्लाज्म के अलग अलग भागों के बीच जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वहाँ पे भी ये हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या कहा कि RER पर राइबोसोम द्वारा संश्लेषित प्रोटीन की तय होती है, यानी कि प्रोटीन की आप कह सकते हैं पैकेजिंग हो रही है। और लास्ट में हमने क्या कहा कि जो सेल है उसे डिटॉक्सिफाई करने में क्या करता है, SCR यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको क्या करना है, ये जो कार्य है प्रोटीन और लिपिड के और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वो आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। चलिए ये बात की हमने यहाँ पे ER की यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अब देख लेते हैं एक बार फिर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो डायग्राम हमारे पास आता है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल हमारे पास ये आती है। हमने बात की है यहाँ पे किसकी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये हमारे पास दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, फैट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब आपको क्या करना है, ये जो इमेज है इसे एनालाइज करना है। चलिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है, राइबोसोम्स को ढूंढना है कि राइबोसोम्स यहाँ पे कहाँ है। तो हमने क्या बात की है, RER पे राइबोसोम्स लगे हुए हैं और ये भी आपको राइबोसोम्स पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं कि कुछ कुछ जो राइबोसोम्स है वो यहाँ पड़े हैं, और यहाँ पे जो आपको इस प्रकार से संरचना दिखाई दे रही है ये क्या है, राइबोसोम्स हैं। तो आपको इस प्रकार से क्या करना है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको लर्न करना है और आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जानना है।
तो ये जो चैप्टर है ये काफ़ी लेंदी होता है, लेकिन आपको कुछ कुछ चीज़ें क्या होती हैं, अगर आप समझेंगे, एनालाइज करेंगे, तो पूरा जो चैप्टर है वो इजी हो जाता है। हम बात कर रहे हैं अभी जो सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। एक एक करके आप क्या करेंगे, आपने स्ट्रक्चर देखना है कि कहाँ पे किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि अभी अभी हम बात करेंगे गोल्जी अपैरेटस की, तो देखिए गोल्जी अपैरेटस की जो संरचना है वो कुछ इस प्रकार से होती है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की। यहाँ पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रहा है, इस प्रकार का माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और आपने क्या देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया है और यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस प्रकार की संरचना है। तो अलग अलग फंक्शन होते हैं इनके, और अलग अलग क्या होती है, संरचना भी होती है। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करते जाएंगे, वैसे वैसे हम क्या करेंगे, जो स्ट्रक्चर है वो भी देखते चले जाएंगे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे गोल्जी अपैरेटस की। नेक्स्ट हमारे पास आता है गोल्जी अपैरेटस, और ये क्या है, सेकंड है। तो गोल्जी अपैरेटस के बारे में थोड़ा अगर आप जानेंगे, तो आपने क्या बात की यहाँ पे, कैमिलो गोल्जी डिस्कवर्ड द गोल्जी अपैरेटस। सबसे पहले तो आपको यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इन्हें गोल्जी अपैरेटस को डिस्कवर किया था, उसी के नाम पे इस ऑर्गेनेल्स का नाम रख दिया गया है। किसने किया था, कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था, इसीलिए इसे गोल्जी अपैरेटस कहते हैं। सबसे पहली बात ये है। सेकेंड, आपको बताया गया है इट कंटेन्स वेसिकल्स दैट आर अरेंज्ड पैरेलल इन स्टैक्स, यानी कि यहाँ पे क्या होती हैं, वेसिकल्स होती हैं। नेक्स्ट आपको क्या बताया गया है, दीज स्टैक्स आर कॉल्ड सिस्टर्न्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, सिस्टर्न्स कहते हैं। इन वेसिकल्स को सिस्टर्न्स यहाँ पे कहा जाता है। These vesicles have their own membrane। अब ये भी बताया जा रहा है कि इन वेसिकल्स के पास अपनी मेम्ब्रेन होती है। ध्यान रखिए, आपको बहुत बार हमने रिपीट कर लिया है, हमने कहा है कि जो ऑर्गेनेल्स होती है उनके पास अपनी मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, वो क्या है, अपनी मेम्ब्रेन के द्वारा यहाँ पे घिरे हुए होते हैं। अब आपको ये बताया गया है कि जो गोल्जी अपैरेटस है उसमें वेसिकल्स होती हैं। इन वेसिकल्स को हम सिस्टर्न्स कहते हैं, और इनमें अपना क्या होता है, अपनी इनमें मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा दीज मेम्ब्रेन्स आर समटाइम्स कनेक्टेड टू दोज ऑफ द ईआर। अब कभी कभी क्या होता है, ये जो सिस्टम्स होते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। सिस्टम्स की बात कहाँ पे चल रही है, गोल्जी अपैरेटस में चल रही है। अभी कुछ देर पहले हमने गोल्जी अपैरेटस को देखा था। और कभी कभी क्या होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड रहते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ गोल्जी अपैरेटस। जो गोल्जी अपैरेटस है हमारे पास, उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे, गोल्जी अपैरेटस कैरीज मटेरियल सिंथेसाइज्ड बाय द एआर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेल। देखिए अब आपको क्या बताया जा रहा है, जो गोल्जी अपैरेटस होता है वो क्या करता है, जिस भी मटेरियल का फॉर्मेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हुआ है, यानी कि चाहे वो प्रोटीन है, फैट है, उसे एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। क्या कार्य कर रहा है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का कार्य कर रहा है जो गोल्जी अपैरेटस होता है। द मटीरियल इज स्टोर्ड एंड पैक्ड इन वेसिकल्स। अब क्या होता है, गोल्जी अपैरेटस में मटेरियल आएगा, उसे वहाँ स्टोर किया जाएगा, उसकी पैकिंग की जाएगी, क्योंकि अगर उसे एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो उसकी पैकिंग की जाती है। कहाँ पे पैकिंग हो रही है, गोल्जी अपैरेटस में पैकिंग हो रही है, और वेसिकल्स में हो रही है। इन्हीं वेसिकल्स को हम क्या कह रहे थे, सिस्टर्न्स यहाँ पे कह रहे थे। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर। कॉम्प्लेक्स शुगर का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। और नेक्स्ट हमने क्या बात की है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। नया एक हमारे पास शब्द आ गया है, लाइसोसोम, हमारे पास एक नया शब्द आ गया है। तो क्या क्या चीजें अभी तक हमने यहाँ पे पढ़ी हैं, देखिए हमने बात की है कि कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी उपकरण की खोज की थी, इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, गोल्जी अपैरेटस कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा है इसमें वेसिकल्स होते हैं जो ढेर में समांतर व्यवस्थित होते हैं। इन ढेरों को सिस्टर्न कहा जाता है। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, जो वेसिकल्स होते हैं वो सिस्टर्न में फिक्स यहाँ पे रहते हैं। इन पुटिकाओं की अपनी झिल्ली होती है। ये झिल्लियां कभी कभी ईआर से जुड़ी हुई होती हैं, यानी कि कभी कभी जो ये वेसिकल्स होते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा गोल्जी उपकरण के कार्य हमने यहाँ पे देखे हैं। क्या क्या कार्य होते हैं, गोल्जी उपकरण ईआर द्वारा संश्लेषित
सामग्री को कोशिका के विभिन्न भागों तक ले जाता है। किसका कार्य है? गोल्जी उपकरण का, गोल्जी अपैरेटस का ये फंक्शन है। पहला फंक्शन हो गया है। दूसरा फंक्शन हमने क्या देखा, और यहाँ पे क्या देखा, सामग्री को पुटिकाओं में संग्रहित और पैक किया जाता है। पैकेजिंग हो रही है यहाँ पे। अब देखिए हम क्या करते हैं, किसी भी सामग्री को हमें एक जगह से दूसरी जगह अगर भेजना है तो हम पैकिंग करते हैं, ताकि क्या हो कि वो अच्छे से दूसरी जगह पहुंच जाए। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी हो रहा है। जो गोल्जी अपैरेटस है वहां पे इन चीजों की पैकिंग हो रही है। ठीक है। दूसरी हमने क्या बात की, हमने कहा जटिल शर्करा का निर्माण करते हैं और लाइसोसोम का भी निर्माण होता है। अब ध्यान रखिए, लाइसोसोम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आगे हम जानेंगे लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम के क्या कार्य होते हैं। ठीक है। अब ये बताइए, अभी तक की बात आपको समझ आई है या नहीं आई है? तब तक आप क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है गोल्जी अपैरेटस के, इसे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो सारे बच्चे इसे नोट कीजिए। चलिए अब हम देख लेते हैं कि जिस गोल्जी अपैरेटस की हमने बात की है वो दिखता कैसे है। कुछ ऐसी संरचना हमने देखी थी जब हमने जो यूकैरियोटिक सेल है उसे देखा था, तो हमने इस प्रकार की संरचना देखी थी। अब हमने क्या बात की गोल्जी अपैरेटस की, हमने कहा कि जो गोल्जी अपैरेटस होते हैं उसमें वेसिकल्स होते हैं। ये रहे वेसिकल्स, ये क्या है, वेसिकल्स हैं। जो इस प्रकार की संरचना आपको दिखाई दे रही है ये वेसिकल्स होते हैं, और यहीं भी क्या होता है, पैकेजिंग होती है। ठीक है। ये पूरा गोल्जी अपैरेटस है और इसी वेसिकल में क्या होगी, यहाँ पे पैकेजिंग होगी। क्या कर रहा है ये, एक तो यहाँ पे पैकिंग होती है। जिस भी चीज का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा उसकी यहाँ पे पैकिंग होगी और वो एक जगह से दूसरी जगह उसे भेजा जाता है। ठीक है। तो क्लास हमने यहाँ पे जो भी पढ़ा है आपको क्या करना है, उसे रिवाइज करके लेके आना है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।